गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में हम लोग बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला सॉल्व करेंगे। प्रश्नों की एक बेहतरीन लड़ी आपके साथ प्रस्तुत की जाएगी। बेहतरीन साधारण शब्दों में आपको बताया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा अगर सॉल्व करने का, तो दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न पॉलिटी सेक्शन से है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। S.R. Bombay versus Union of India is a significant case on Indian federalism. Article 256 of the Indian Constitution obligates the state government to ensure implementation of law made by the Parliament. Third one, the refusal to enforce the law made by the Parliament even after the center issue direction would empower the president to impose the president rules in those states under the article 356 and 365। मतलब सपोज अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के या पार्लियामेंट का कोई नोटिस या फिर कोई इशू किया गया हो, डायरेक्शन दिया गया हो और उसको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा हो या रिफ्यूजल किया जा रहा हो राज्य के द्वारा, तो क्या यह एक आधार बनता है राष्ट्रपति शासन लगाने का? जी हाँ, बिल्कुल बनता है। SR बम्बई पहला कथन भी सही है। दूसरा कथन सोचिए थोड़ा सा, क्योंकि आर्टिकल्स का मामला है तो 2 और 3 तो डेफिनेटली सही है, 1 और 3 तो डेफिनेटली सही है। रही बात 1-3 का ऑप्शन, आई थिंक यू नो अबाउट दैट, दैट आंसर इज डी, एवरीथिंग इज राइट। आर्टिकल 256 कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को पूरी तरह से इंश्योर होना चाहिए, लागू होना चाहिए। इफ द स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू डू सो, अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू डू सो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज empowered to give such direction to the state as may appear to be necessary। जितना जरूरत हो उतना तो डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी। द रिफ्यूजल टू इन्फोर्स द लॉ इवन आफ्टर द सेंटर, देखिए रिफ्यूजल to enforce the law even after the center issue direction would uh, empower the president to impose president rule in those states under article 356 and article 365। Supreme Court of India has also confirmed this reading of the law is SR Bombay versus Union of India, arguably the most significant case on the Indian federalism। तो भारत के संघात्मक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये पहला तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही जोरदार केस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वुड लूज इट्स क्रेडिबिलिटी। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वुड लूज इट्स क्रेडिबिलिटी इफ, कब कब कब, जब पीपुल बिहाइंड फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर अनइलेक्टेड। स्वाभाविक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक, स्वाभाविक है, डेमोक्रेटिक का मतलब तो जानते ही है ना। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोज हैवली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर नेशंस। आपको पता होगा हम लोगों ने बहुत चीज़ उधार ली है दूसरे देशों के संविधान से, पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उधार लेने से क्या मतलब है? ऐसी भी है, कोई भी चीज़ पेटेंट तो है नहीं या कॉपीराइट तो नहीं है कि हम उसको अपने देश में अपने व्यवस्था के अनुसार उसको ढाल ना पाए। डॉक्टर अम्बेडकर जी का कोटेशन है खुद, अच्छी चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। देखिए सपोज if the Constitution Assembly of India consisted of British administer and only members of princely state, we would not have acknowledged the framing of the Constitution as a just and a democratic। अगर ऐसा होता तब ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, consider the following statement regarding राज्यसभा election। Third schedule to the Constitution provides for the allocation of Rajya Sabha seats to the states and UT on the basis of the population of each state। ये थर्ड शेड्यूल, क्या ये थर्ड शेड्यूल में है? राज्यसभा MP are elected by the elected members of the state assemblies through a system of
proportional representation by the means of single transferable vote. A nominated member of Rajya Sabha may join a political party after 6 months of taking a seat to avoid disqualification. आफ्टर 6 महीना के बाद अगर लीजिए तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा यार, तो अवॉइड नहीं होगा। एक गलत है और दूसरा भी गलत, पहला भी गलत है, तो केवल दो सही है। देखिए फोर्थ शेड्यूल में स्पष्ट रूप से लिखा गया, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स टू द स्टेट ऑफ एंड यूनियन टेरिटरीज on the basis of the population of each state, on the basis of the population of the each state. Rajya Sabha MP are elected by MLA through an indirect election. Article 80 subclause 4 provides that the members shall be elected by elected members of the state assembly. ध्यान रहे, elected member of the state assembly, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली ही भाग लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों के चयन में। ठीक है, तो स्टेट असेंबलीज थ्रू अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ए नॉमिनेटेड मेंबर मे जॉइन अ पार्टी विदिन 6 मंथ ऑफ टेकिंग अ सीट। ठीक है, तब उसको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना ना करना पड़ेगा। अगर 6 महीना के बाद नया कोई नॉमिनेटेड मेंबर चाहे कहीं का भी हो, अब तो नॉमिनेटेड मेंबर चूंकि लोकसभा में तो रहा ही नहीं, क्योंकि पहले 2 हुआ करता था एंग्लो इंडियन, अब तो वो भी नहीं रहा, तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही एंग्लो मतलब क्या बोलते हैं उसको, नॉमिनेटेड मेंबर का संभावना है अब 12 को, तो अब सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की बात होगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। The parliamentary system of the government in India is the part of the basic structure of the constitution. Okay, संसदीय व्यवस्था क्या भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है। In the presidential system of the government, the executive is responsible to the legislature for its policy and acts. Absolutely incorrect. 3 करेक्ट है, इनकरेक्ट है भैया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो रिस्पॉन्सिबल होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 100% सेपरेशन की बात होती है। एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, वी नो अबाउट दैट इन अमेरिका। तो 3 को छाट दीजिए, तो सही जवाब हो गया 1 और 2। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, भारत का संविधान खुद कहता है, ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट। आर्टिकल 74 और 75 डील्स विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 डील्स विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल, एंड आर्टिकल 163 और 164 कंटेन द प्रोविजंस विद रिगार्ड टू स्टेट्स। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की व्यवस्था 74-75 में जिक्र किया गया है और 163-164 में भी जिक्र किया गया है। ठीक है, स्टेट के मामले में। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, parliamentary system of the government is the part of basic structure of the constitution. Altering the parliamentary system would face legal hurdles. स्वाभाविक है, लीगल हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा अगर आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम को किसी तरह से बदलाव करने की कोशिश की तो। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है, देयर इज ओनली वन एग्जीक्यूटिव। इन दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट and the government. Example, USA, South Korea. The executive is not responsible to the legislature for its policy and acts, and it is constitutionally independent of the legislature in respect of its term of office. Constitutionally independent होता है वो legislature से, उसके term of office से। 4 साल का निश्चित कार्यकाल होता है भाई, कोई जवाबदेही नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का कोई चीज़ होता नहीं है। हमारे देश का जस्ट अपोजिट सिस्टम है, हम लोगों ने ना तो पूरी तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया और ना ही पूरी तरह से राष्ट्रपति, कहीं ना कहीं हल्का हल्का पीछे तो मिलता जुलता है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है और ये संविधान में भी जिक्र है। ठीक है,
जिम्मेदारी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्थायित्व, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिवाइसेस ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से डिवाइस है जिससे डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्क करती है? रिकॉल, सिटीजन्स इनिशिएटिव्स, रिफरेंडम, प्लेबिसाइट्स, ये सब के सब है। डेमोक्रेसी इज टू टाइप्स, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली। देयर आर फोर डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नेमली, एक तो रेफरेंडम है, दूसरा इनिशिएटिव है, रिकॉल है एंड प्लेबिसाइट्स है। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड, द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल exercise the supreme power and thus carry on the government and make laws. This type of democracy, also known as a representative democracy, is a two kinds, parliamentary or presidential. Consider the following statement. Equal pay for equal work for men and women is one of the element या features of the fundamental rights. सोचिए ध्यान से, मतलब एक तरह से लिंग के आधार पर विभेद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होता है? A person shall not be a citizen of India if he or she has voluntarily acquired the citizenship of any foreign states. Of course, ये बिल्कुल सही बात है। एक बार आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लीजिए, आपका भारत का नागरिकता ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और रही बात इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हमारे देश में इतनी समस्याएं क्यों होती, महिलाओं के साथ इतना विभेद क्यों होता? फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि ये डीपीएसपी इसका हिस्सा है। देखिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन इज वन ऑफ द एलिमेंट या फीचर्स कह सकते हैं डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हालांकि एक बात आपको पता होना चाहिए, लेकिन लिंग के आधार पर कोई विशेष विभेद नहीं होता हमारे देश में, लेकिन काम की बात, जो उसका वेतन मिलता है वो उसमें मैटर नहीं करता। नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state. If he has voluntarily स्वैच्छिक रूप से acquired कर लिया है the citizen of any foreign state. Consider the following statement. Equal protection of the law concept originated from United States. Equal protection of law, क्या ये ओरिजिनेटेड हुआ है यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से? विच मीन्स द लॉ शुड बी अप्लाइड इक्वली एंड फेयरली टू द ऑल पीपल। इसका मतलब ये होता है क्या? आपने आर्टिकल 14 पढ़ा होगा जिसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यू नो स्टडी अबाउट दैट। तो बस ये आपको यही पकड़ना है, और ये बीपीएससी में इस बार पूछा भी गया है। आर्टिकल 14 says that the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of law within its territory of India. Article 14 forbids करता है class legislation and reasonable classification of persons. 14 तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें तो आप ध्यान से देखिएगा कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन को मना नहीं किया गया है। गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। 3 नंबर और पहला भी, इसलिए आंसर केवल और केवल आपको पता होना चाहिए इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा, सोचिए। चलिए 3 को काटिए, एक और 2 सही है। आर्टिकल 14 सेज दैट स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस प्रोविजन कन्फर राइट्स ऑन द ऑल पर्सन, वेदर सिटीजन हो या फॉरेनर हो। The Supreme Court held that where equals and unequals are treated differently, equals और unequals को different तरह से ट्रीट किया जाएगा, treated differently, ठीक है। Article 14 does not apply. While Article 14 forbids the class legislation, it's permit reasonable declassification of the person. हम लोग के यहाँ क्लास लेजिस्लेशन की मनाही जरूर है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन तो अनिवार्य है, होता भी है।
किया भी गया है. Subject and transactions by law. For example, a special law can be made for differently able as this classification is reasonable and just. The concept of equal protection of law EPL, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ना वो ऊपरे वाला बात करता है, मतलब एक तरह से स्पेशल कैटेगराइज की बात करता है, स्पेशल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, रीजनेबल एक तरह से रीजनेबल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात करता है, यही तो है. कम्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स. इसका मतलब है लॉ शुड बी अप्लाइड इक्वली एंड फेयरली टू द ऑल पीपल. लॉ शुड बी अप्लाइड equally and fairly to the all people. Consider the following statement. Right to get government aid for an educational institution run by a minority community is a fundamental right. Right to get government aid for an educational institution run by a minority community is a fundamental right. According to the Constitution of India, the state, while granting aid to the educational institution, shall not discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language. चलिए, बिल्कुल इसका दोनों पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही दिया हुआ है. देखिए, राइट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन वेदर रन बाय ए मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी हो टू गेट द गवर्नमेंट एड, दोनों को मिलेगा भाई. इज नॉट ए फंडामेंटल राइट. सबसे पहली बात तो ये कोई एक मूल अधिकार नहीं है. एड कोई मूल अधिकार कैसे हो जाएगा? सहायता जरूरी जरूरी थोड़ा है. बोथ हैव इक्वली फॉलो द रूल्स and the condition of aid, the Supreme Court held. Whether the institution run by the majority or minority, all the conditions that have relevance to the proper utilization of the grant in aid by an educational institution can be imposed. All articles subclause all Article 30 subclause 2 state that on the ground an institution is under the management of a minority, whether based on religion or language. अगर कोई शिक्षण संस्थान माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो धर्म या भाषा के आधार पर, तो ग्रांट ऑफ एड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट if the other educational institutions are entitled to receive aid. Writ of mandamus is command issued by the court. It can be issued to mandamus मतलब परम आदेश, हम आदेश देते हैं. किसको किसको? इंफीरियर कोर्ट्स को, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ट्राइब्यूनल्स को, गवर्नमेंट को, सबको आदेश दे सकते हैं. इसमें क्या दिक्कत है? 1, 3, 4 इसमें किसको नहीं दिया जा सकता? देखिए, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आप राष्ट्रपति को, गवर्नर को मैंडामस जारी नहीं कर सकते हैं. इट लिटरली मीन, मैंडामस का लिटरली मीन क्या होता है? वी कमांड, हम आदेश देते हैं. इट इज ए कमांड इशू बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल asking him to perform his official duties that he has to failed or refused to perform. It can also be issued against any public body, corporation. ठीक है, कॉरपोरेशन को भी दिया सकता है, पब्लिक बॉडी को, और इन्फीरियर कोर्ट को भी, एक ट्राइब्यूनल को, गवर्नमेंट को, फॉर द सेम पर्पस. हालांकि याद रखिएगा, रीट ऑफ मैंडामस कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर बॉडी. प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी को आप नहीं दे सकते हैं. टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पोजेस स्टैच्यूटरी फोर्सेस व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी. जब कोई ड्यूटी जो है डिस्क्रिशनरी हो, करना है करे, नहीं करना मत करो, विवेकाधिकार पे हो, मैंडेटरी नहीं हो, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते. टू इन्फोर्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अगेंस्ट द स्टेट ऑफ गवर्नर, उसके खिलाफ नहीं हो सकता है. अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, जुडिशियल कैपेसिटी पे अगर काम कर रहे हैं तो आप उसको, हाई कोर्ट को मैंडामस जारी नहीं किया सकता है.
Right to equality in Indian constitution does not include right of accused and convicts. इसमें ये शामिल नहीं है, बल्कि कौन कौन सा इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में: इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, अबॉलिशन ऑफ टाइटल, तीनों के तीनों है लेकिन चौथा तो नहीं है, राइट ऑफ अक्यूज एंड कन्विक्ट्स। राइट टू इक्वालिटी में देखिए क्या क्या है: इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, इक्वल एक्सेस टू शॉप, वेडिंग हार्ट्स, होटल्स, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 है। तो है तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: nominated members of Rajya Sabha have the same rights and privileges as elected members of Rajya Sabha with the right to vote in the election of president। बस यही तो गलती हो गया। The nominated members of the Rajya Sabha are subjected to disqualification if they join a political party within the 6 months of being nominated to the house। दोनों के दोनों इनकरेक्ट है। Only elected members of the both the houses of the parliament and of the state legislative assembly are the members of the electoral college for the presidential election। Therefore, nominated members cannot vote in this election। In 1985, 10th schedule, popularly known as Ayaram Gayaram anti-defection, was added to the constitution। Law specifies the circumstances under which the changing of the political parties by MP invite action under the law। The law covers three types of scenario with respect to an MP switching party. First, if when a member is elected on a ticket of a political party, voluntarily gives up the members of membership of such a party or votes in the house contrary to the wishes of the party, तब उसकी सदस्यता गई। The second possibility is when an MP who has won his or her seat as an independent candidate after the election joins a political party। In both these instances, MP lose the seat in the house on joining a party। याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मौका कहीं नहीं है, बस उसको खाली इंडिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा शुरू से अंत तक। The third scenario relates to the nominated members। In their case, law specifies that within 6 months of the being nominated to the house, they can choose to join a political party। On which of the following condition the president can impose president rule in his state: loss of majority in assembly due to the vote of no confidence in the house, there is a breakdown of coalition leading to the chief minister having a minority support in the house, and the CM fails to prove majority in the given period of time, election postponed on account of the situation like natural disaster, war, epidemics। Select the condition। प्रेसिडेंट रूल तो वार के समय तो नहीं लगता है भैया, एपिडेमिक के समय तो कुछ नहीं बताया गया, तो एक और दो यहाँ तीन भी ले लिया गया। लेट्स सी हाउ इज द प्रेसिडेंशियल रूल्स imposed in a state। Article 356 of the Constitution of India gives the President of India the power to impose this rule on a state on the advice of the Union Council of Ministers। These are some conditions that the President has to consider before imposing the rule। If the President is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried out accordance on the provisions of the Constitution, if the state government is unable to elect a leader, a chief minister, within a time prescribed by the governor of the state, there is a breakdown of the coalition leading to the chief justice, a chief minister having a minority support in the house, and the CM fails to prove majority in a given period of time, loss of majority in the assembly due to vote of no confidence in the house, election postponed on the account of situation like natural disaster, war or epidemic।
Consider the following statement regarding contingency fund of India. भारत की जो संचित निधि है उसके संबंध में पूछा जा रहा है कि कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया मतलब होता है आपातकाल वाला। देखिए, कॉन्टिजेंसी फंड इज क्रिएटेड टू मीट सम अर्जेंट और अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर of the government. This fund is at a disposal of the parliament. The corpus of the fund authorized by the parliament at present is 5,000 crore. 500 crore. Which of the statement is correct? दूसरा तो स्टेटमेंट ऐसे ही गलत है। सही बात है केवल और केवल सी सही है, एक ही सही है, 500 करोड़, ना कि Article 267 of the Constitution mandates formation of a corpus under the contingency fund of India. भारत की जो आकस्मिक निधि है उसकी बात हो रही है। टू डील विथ एन एनी इमरजेंसी सिचुएशन, इट इज प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। ये डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट के पास रखा गया, मतलब प्रेसिडेंट के हाथ में है। हु रिलीज द फंड्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द यूनियन कैबिनेट एट द टाइम व्हेन देयर इज अ क्राइसिस सच एज नेचुरल डिजास्टर। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम दिस फंड require a subsequent authorization from parliament, and the corpus has to be replenished with same amount। बाद में उसको जितना लिखा रहा है उसको भरना पड़ता है। देखिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होल्ड्स दैट द फंड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, and the fund size enhanced from time to time by the government. In 2005, the corpus fund was raised from 5 crore to 500 crore, 500 करोड़ कर दिया गया। द गवर्नमेंट इनहेंस द कॉन्टीजेंसी फंड इन इंडिया फ्रॉम 500 करोड़ टू 30,000 करोड़ थ्रू द फाइनेंस बिल 2021। तो अब इसको बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। ये तो बिल ही ना है फाइनेंस बिल के तहत। द फंड कैन बी इंक्रीज थ्रू अ फाइनेंस बिल व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन or through ordinance if the House is not in session and situation warrants. Withdrawal from the fund takes place the approval of the Secretary Department of the Economic Affairs। तो अप्रूवल चाहिए किसका? सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन टर्म्स ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950। Consider the following statement regarding private members bill. Like government bills, private members bill can be introduced and discussed on any day। That's not जो admissibility is decided by the chairman of Rajya Sabha and speaker in the Lok Sabha। Its introduction in the House requires 15 days prior notice। Which of the above statement is correct? पहला बात तो गलत है, पहला वाला, और 2 और 3 सही हो सकता है या 2 ही सही हो सकता है, सिर्फ 2 ही सही है केवल। देखिए, प्राइवेट में 1 महीना पहले सूचना लेना पड़ता शायद। प्राइवेट मेंबर बिल की बात कर ले तो कोई भी मेंबर, एनी एमपी हु इज नॉट ए मिनिस्टर इज रेफर्ड एज ए प्राइवेट मेंबर। तो उसके तरह जो कोई भी बिल आएगा उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलिएगा। एडमिसिबिलिटी इज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा। किसी बिल की स्वीकृति हो ना हो इसकी तो कथा तो आप जानते ही हैं। द प्रोसीजर इज रफली द सेम फॉर द बोथ द हाउस। द मेंबर मस्ट give at least a month's notice before bill can be listed for introduction। The House Secretariat examine it for compliance with the constitutional provisions and rules and legislation before listing it। Well, government bill can introduce and discuss on any day. Private members bills can be introduced only and only Friday। Consider the following statement regarding the pardoning powers of the President. Power of the pardon shall be exercised by the President on the advice of the Council of Ministers। The President can exercise this power in all cases where the punishment or the sentence is for an offence against any law relating to the matter which executive power of the Union extends।
The original constitution provided for a small window for the judicial review of the pardon power of the president for the purpose of the ruling out of any arbitrariness. पहले तो कोई भी जुडिशियल रिव्यू का कोई मतलब जगह ही नहीं था, इसको बाद में जगह दिया गया, इसलिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह नहीं था, कोई भी स्मॉल विंडो नहीं था, इसलिए तीसरा इनकरेक्ट है, एक और दो सही है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर्स, पहला बात, इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट या फिर सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल, in all cases where the punishment or the sentence is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of the union extend, जहाँ तक कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो सकता है संसद के संबंध में, वहाँ तक वो सजा सुना सकते हैं, रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। In all cases where the sentence is a sentence of death, this power of pardon shall be exercised by the President on the advice of the Council of Ministers. The Constitution does not provide any mechanism of the question the legality of the decision of the President or the Governor exercising mercy jurisdiction. But in the Supreme Court, case एक है E. Puru Sudhakar case. E. Puru Sudhakar case has given a small window for the judicial review of the pardon powers of the President and the Governor for the purpose of the ruling out of any arbitrariness. Consider the following statement regarding the recusal of judges. देखिए, recusal of judges implies that when there is a conflict of interest, a judge can withdraw from hearing a case. There is no formal rule governing recusal of judges. The practice comes from the principle that nobody can be a judge in her one case. Absolutely तीनों के तीनों सही हैं. There are instances where Supreme Court judges have recused themselves from hearing cases. Why does judge recuse? When there is a conflict of interest, a judge can withdraw from hearing a case to prevent creating a perception that she carried a bias while deciding the case. The practice stems from the cardinal principle of the due process of law that nobody can be judge in her one case. The decision to recuse generally comes from the judge himself, herself, as it rests on the conscience and discretion of the judges to disclose any potential conflict of interest. In some circumstances, lawyers or parties in the case bring it up before the judge. If the judge recuses, the case is listed before the Chief Justice for allotment to a fresh bench. There are no formal rules governing recusal, although several Supreme Court judgments have dealt with this issue. Since there is no formal rules governing the process, it is often left to the individual judges to record reason for recusal. Some judges disclose the reason in open court, and in some cases the reason are apparent. Consider the following statement regarding the Gram Nyalaya. Gram Nyalaya are where established through an act of the Parliament for speedy and easy access to justice system in the rural India. Gram Nyala is bound by the rules of evidence provided in the Indian Evidence Act 1872. The pecuniary jurisdiction of the Gram Nyalaya are fixed by the respective High Court. दूसरा स्टेटमेंट गलत है, एक और तीन सही है। तो ये ग्राम न्यायालय या विलेज कोर्ट्स आर इस्टेब्लिश अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 for speedy and easy access to justice system in the rural areas of India. The act came into force from October 2009. Gram Nyalay are presided over by the Nyayadhikari who will have the same power, enjoy same salary, benefits of a judicial magistrate of the first class. Such Nyayadhikari are to be appointed by the state government in consultation with the respective High Court. A Gram Nyalay have jurisdiction over an area specified by the notification by the state government in consultation with the respective High Court. The court can function as a mobile court at any place within the jurisdiction of such Gram Nyalaya after giving wide publicity that regards
They have both civil and criminal jurisdiction over the offence. The pecuniary jurisdiction of the Nyalaya are fixed by the respective high courts. Pecuniary jurisdiction जो जुडिक्शन होता है वो न्यायालय का वो फिक्स किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा. ग्राम न्यायालय हैज बीन given power to accept certain evidence which would otherwise not be acceptable under the Indian Evidence Act. Gram Nyalaya can follow a special procedure in civil matters in a manner it deemed just and reasonable in the interest of justice. Gram Nyalaya allow for conciliation of a dispute and settlement of the same in the first instances. हालांकि ध्यान रखिएगा ग्राम न्यायालय आर not be bound by the rules of evidence provided in the Indian Evidence Act 1872, but shall be guided by the principle of natural justice and subject any rule made by the High Court. Consider the following statement regarding acting judges of the High Court. Acting judges का बारे में पूछा जा रहा है. Chief Justice of India appoints a duly qualified person as a acting judge of the High Court. Acting judge holds office until the permanent judges resume his office. Absolutely incorrect. केवल 2 वर्ष से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है. केवल और केवल 2 सही दिया हुआ है यहाँ पर. President can appoint a duly qualified person as an acting judge of the High Court. प्रेसिडेंट के पास पावर है ना कि चीफ जस्टिस के पास. ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट a duly qualified person as an acting judge of a high court when a judge of high court is. और ये कब होता है? जब unable to perform the duties of his offense due to the absence or any other reason, appointed to act temporarily as chief justice of high court. Acting judges holds office until the permanent judges resume his office. तब तक काम करता है ये. However, the acting judge cannot hold office after the attaining the age of 62 years. 62 वर्ष के बाद acting judge थोड़ा कोई बन सकता है. Consider the following statement. The writ jurisdiction of High Court is wider than that of the Supreme Court. The writ jurisdiction of the High Court is exclusive in state. हाँ, incorrect है भाई, incorrect. B is incorrect. Writ jurisdiction of High Court, Article number 226 is not exclusive but concurrent with the writ jurisdiction of the Supreme Court, Article 32. It means when the fundamental rights of the citizen are violated, the aggrieved party has the option of moving either High Court or either Supreme Court directly. The writ jurisdiction of the High Court is wider than that of the Supreme Court. This is because Supreme Court can issue writs only for the enforcement of the fundamental rights and not for any other purposes. And that is, it does not extend it to case where the breach of the ordinary legal right is alleged. Consider the following statements. High Court has the power to withdraw a case pending before a subordinate court and conduct the trial and award the sentence of death. क्या हाई कोर्ट के पास पावर है विड्रॉ केस जो कि अभी सबऑर्डिनेट कोर्ट में रखा हुआ है एंड कंडक्ट द ट्रायल एंड अवार्ड द सेंटेंस ऑफ डेथ? The Supreme Court may allow a curative petition to reconsider its judgment if it is established that there was a violation of the principle of natural justice. In India, the deprivation of life is constitutionally permissible if it is done according to the procedure established by law. जिंदगी की छीनने का अधिकार तो परमिसिबल है ही हमारे यहाँ, क्योंकि आर्टिकल खुद मौत की सजा सुनाते हैं और ये कानून के द्वारा बनाया गया हो तो परमिसिबल तो है ही. लेकिन पूछा जा रहा है ना
पहला भी सही है, आई थिंक दो तीन सब के सब सही है। हाई कोर्ट हैज ऑल्सो has the power to withdraw a case pending before the subordinate court and conduct the trial and may award the sentence of death. After the death sentence is confirmed by the High Court, an appeal by the special leave petition under Article 136 of the Constitution may be filed with the Supreme Court. Under Article 136, the Supreme Court decide whether the special leave petition deserve to be heard as an appeal or not. Curative petition का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट में allow a curative petition to reconsider its judgment or order if it is established that there was a violation of the principle of natural justice or suspicious of bias in the role of the judges. Jagmohan Singh versus State of UP 1973 case. Supreme Court held that according to the Article 21, deprivation of life is constitutionally permissible if that is done according to the procedure established by law. Which of the following commission are related to the center-state relation? मुंशी कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, पीजे नायक कमेटी, सरकारिया कमीशन। इसमें पूंछी और सरकारिया दो ही है, एक और चार, और दो भी सही है। दो भी सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एसोसिएशन कमीशन भी, पीजे नायक कमेटी तो आप जानते ही हैं, ये बैंकॉक से जुड़ा हुआ है। देखिए 3 मेंबर कमीशन बनाया गया था, जस्टिस RS सरकारिया remains till that bedrock of any inquiry into the relation between center and state। तो अभी तक सरकारिया कमीशन का जो रिपोर्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को समझने के लिए। लेकिन फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो 1966 में गठित किया गया था, रिकमेंडेड किया था सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बाद। इसी तरह से पुंछी कमीशन ऑन द स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन जो कि 2007 में आया था, तो उसने भी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात की थी। पीजे नायक कमेटी जो है ना, वो गवर्नेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ द बैंक इन इंडिया, committee review governance of board of banks in India was set up by the RBI to review the governance of the board of bank in India. Consider the following statement. Article 256 of the Constitution obligation the state government to ensure the implementation of law made by the parliament. ये तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया यार, आई थिंक। refusal to enforce the law made by the parliament even after the center issue direction would empower the president to impose president rule those states under the article 356 and 365। SR Bombay versus Union of India is a significant case on the Indian federalism। सबके सब सही है। देखिए आर्टिकल 256 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन obligates the state government to ensure the implementation of the laws made by the parliament। If the state government fails to do so, the government of India is empowered to give such direction to a state as may appear to be necessary। The refusal or to enforce the law even after the center issue direction would empower the presidents impose president rules in those states under the article 356 and 365। Supreme Court of India also confirmed that reading of the law in SR Bombay versus Union of India are arguably most significant case on Indian federalism। Which of the following is are not the federal features of the Indian Constitution? कौन कौन सा federal feature नहीं है, नहीं है, नहीं है? Constitution is written and not easily amendable, ये तो federal features। State government derive authority from the center, ये तो federal feature नहीं है। Equal number of seats for all states in राज्यसभा, जब इक्वल नंबर सीट्स ही होगा तो ये तो फेडरल फीचर्स को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन इक्वल नंबर सीट नहीं, फेडरल फीचर्स तो होता है संघ और राज्य के भी दोनों का बंटवारा बेहतर ढंग से हो। इक्वल नंबर ऑफ सीट फॉर ऑल स्टेट्स इन राज्यसभा, दिस इज फेडरल फीचर्स। दिस इज एकात्मक व्यवस्था में दिखता है, जो कि आप देखते हैं फेडरल फीचर में होता है। यहाँ पर पूछा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में, ध्यान रहे। तो आई थिंक दो तो डेफिनेटली शामिल होगा, 2 और 3 दिया हुआ है।
The division of power established by the Constitution as well as the supremacy of the Constitution can be maintained only and only if the method of the its amendment is rigid. ध्यान रखिए डिवीजन ऑफ पावर्स जो कि स्टेब्लिश किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एज वेल एज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेंटेन ओनली एंड ओनली इफ द मेथड ऑफ इट्स रिकमेंडेशन और अमेंडमेंट्स इज रिजिड हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है टू द इतना एक्सटेंड दैट the provisions which are concerned with the federal feature. State government derive their authority from the constitution and not the center. The states are given representation in Rajya Sabha on the basis of population. Hence, the membership varies from 1 to 31. Consider the following statement regarding Gram Sabha. Gram Sabha is a permanent body. Constitution mentions that Gram Sabha exercises such powers and performs such function at the village level as the legislature of the state may, by law, provide. The power up to annul a decision of the Gram Sabha rests with the district collector. Hmm. आई थिंक परमानेंट बॉडी ये थोड़ा सा सही है लेकिन दो भी सही है. देखिए टर्म ग्राम सभा इज डिफाइंड. द टर्म जो है वो ग्राम सभा का डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. द टर्म ग्राम सभा is defined in the Constitution of India under the Article 243B. Gram Sabha is the primary body of the Panchayati Raj system and by far the largest. It is a permanent body. The power to annul a decision of the Gram Sabha rests with the Gram Sabha only. Composition क्या है ग्राम सभा का? Person those who are above 18 years of age living in the village whose names are included in the electoral rolls for the panchayat at the village level. Constitution mentions that Gram Sabha exercises such powers and performs such function at the village level as the legislature of the state may by law provide. Which of the following statement regarding interstate council is correct? Interstate body is not a permanent body. It's a permanent body, statutory body. इंटरेस्टेड काउंसिल 263 में इसका जिक्र किया गया है तो एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है. सही पूछा जाए सही, ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं है. इट इज़ रिकमेंडेड और बाइंडिंग इन नेचर. इसके नेचर बाइंडिंग है तो पहला. दूसरा यहाँ पूछा जा रहा है करेक्ट बाइंडिंग तो है नहीं. इट्स हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स. ये भी सही है कि नहीं है. इट्स नॉट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेडेड किया जाता है. और नन ऑफ द एबव आर करेक्ट. कोई भी सही नहीं है. देखिए इंटर स्टेट काउंसिल की बात करते हैं. इंटर स्टेट काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ओके टू फैसिलिटेट coordination between the states and center. The council is recommendatory. Council is recommendatory body to investigate and discuss subjects in which some or all of the states or the union government have a common interest. Recommendations are not binding in nature. Article 263 of the Constitution of India provides for the establishment of an interested council. Considers recommendation for the better coordination of the policy and action and also matters of the general interest of the states. The interstate council is not a permanent constitutional body for the coordination between the states and the union government. It can be established at any time as it appears to be precedent is needed. The public interest would be served by the establishment of such council. The Prime Minister is the chairman of the Interstate Council. According to the 44th Constitutional Amendment Act 1978, the President's rule can only be extended over a year every 6 months under which of the following condition. दो कंडीशन दिए गए हैं 1978 के 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 साल से अधिक अवधि की लगाना हो तो उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए. उस दो कंडीशन क्या है? देयर इज ऑलरेडी नेशनल इमरजेंसी थ्रू आउट द इंडिया और इन द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट. द इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइड दैट द इलेक्शन कैन नॉट बी कंडक्टेड इन द स्टेट
concern. Yes, absolutely both the correct. देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोविजंस टू पुट अप रेस्ट्रेन ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू एक्सटेंड द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। तो कहीं ना कहीं एक तरह से बेहतरी की कोशिश की गई है कि राज्यों के अधिकार को मतलब सुरक्षित सुनिश्चित रखना चाहिए। तो 44वां संविधान संशोधन 69 के द्वारा 1978 के द्वारा एक तरह से कहीं ना कहीं पार्लियामेंट ने स्टेट प्रेसिडेंट रूल्स के लिए कहीं ना कहीं दरवाजे बंद किए हैं। देखिए क्या है इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजंस द प्रेसिडेंट्स रूल कैन ओनली बी एक्सटेंडेड ओवर अ ईयर every 6 months under the following two conditions. There is already a national emergency throughout India or in whole or any part of the state. The election commission satisfied that election cannot be conducted in that state. President's rules can be revoked at any time by the president and does not need any parliament approval. Consider the following statement regarding Lok Sabha. Lok Sabha has a normal term 5 years. उसका नॉर्मल टर्म जो था वो 5 साल का होता है, आफ्टर विच इट ऑटोमेटिकली डिजोल्व। यस, ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो ही जाता है। वंस द लोकसभा इज डिजोल्व बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द इट्स नॉर्मल टेन्योर द डिजोल्यूशन इज इररिवोकेबल। इररिवोकेबल, ये जो डिजोल्यूशन था वो इररिवोकेबल होता है। रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा गलत है, एक और दो सही है। देखिए डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा का मतलब होता है खत्म, खलास ऑफ लोकसभा। अब ये कैसे होता है, इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो ऑटोमेटिक डिजोल्यूशन होता है। ऑटोमेटिक डिजोल्यूशन मतलब लोकसभा की समाप्ति या कार्यकाल समाप्त। दिस इज ऑन द एक्सपायरी ऑफ इट्स टेन्योर ऑफ 5 years। या टर्म ऑज एक्सटेंडेड, हालांकि इस टर्म को बढ़ाया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। Whenever the president decides to dissolve the house, which he is authorized to do so, ऐसा करने के लिए वो पावरफुल है। इसके शर्त क्या है, वन द लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ इट्स नॉर्मल टेन्योर। और एक बार डिसॉल्व हो गया अगर अपने नियत समय से पहले भी, तो इसको फिर रिकवल मतलब इररिवोकेबल होता है, इसको वापसी नहीं कर सकते हम लोग। इसके लिए तो चुनाव ही करवाना पड़ेगा। A proclamation of emergency may be revoked by the president at any time by a subsequent proclamation। एक इमरजेंसी के बाद दूसरा इमरजेंसी भी लिया जा सकता है। Such a proclamation does not require the parliamentary approval। और ऐसे इसके लिए कोई प्रोक्लेमेशन के लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फर्दर President must revoke a proclamation if the Lok Sabha passes a resolution disapproving its continuation। तो प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन, लेकिन प्रेसिडेंट को रिवोक करना पड़ेगा अपने प्रोक्लेमेशन को अगर लोकसभा एक प्रस्ताव पास कर देती है तो। अंडर द 42वां संविधान संशोधन 1976 transferred which of the following subject on the concurrent list from the state list: weight and measure, protection of wild animals and birds, economic and social planning, administration of justice। तो 1, 2, 4 42वां संविधान संशोधन 1976 ट्रांसफर 5 सब्जेक्ट्स टू द कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। पहला था एजुकेशन, दूसरा था फॉरेस्ट, शिक्षा जंगल या वन कहिए, वेट्स एंड मेजर माप, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स except the Supreme Court and the High Court। Consider the following statement regarding question hour। प्रश्नकाल के बारे में पूछा जा रहा है। Asking of a question is an inherent and unfettered parliamentary right of members। Inherent, unfettered parliamentary right of members। Always the last hour of the sitting of Lok Sabha is devoted to the question hour।
question, and this hour is called question hour. This is sometimes question may lead to the appointment of a commission or a court of inquiry when matters raised by members are of wide public importance. Sometimes question may lead to the appointment of a commission या फिर court of inquiry when the matters raised by the members are raised of wide public importance. पहली बात तो हमको उतना हम लोगों को जानकारी नहीं भी है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है ना भाई, दूसरा को छाटिए। तो सी और डी तो खत्म हो गया, और एक की बात और तीन की बात, तो लेट्स सी इसे चांसेस टू बी सी नहीं बी ऑफ कोर्स। जनरली द फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग ऑफ लोकसभा इज डिवोटेड, फर्स्ट आवर जो होता है वो लोकसभा का वो क्वेश्चन आवर के लिए समर्पित होता है, जिसको हम लोग जनरली क्वेश्चन आवर कहते हैं, जो 10 से 11 का कार्यकाल होता है, 11 से 12, बताइए 11 से 12। आस्किंग ऑफ द क्वेश्चन इज एन इनहेरेंट एंड अनफेटर्ड पार्लियामेंट्री राइट्स फॉर मेंबर्स। यस, यही तो काम करने के लिए उनको चुना गया होता है कि क्वेश्चन पूछे। In this During this question hour, that the members can ask question on any aspect of the administration and governmental activity. Government policy is a national as well as the international sphere come into sharp focus as the members try to elicit pertinent information during the question hour. It is through the question hour in the parliament that the government remains in touch with the people. यही तो है, वो क्वेश्चन आवर ही एक तरह से ताकत देता है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिकों से जुड़ा रहे। पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट रिमेन्स इन टच विद द पीपल in as much as members are enabled thereby to ventilate the grievances of the public in the matters concerning an administration. Sometimes question may lead to the appointment of a commission, a court of inquiry, or even a legislation when matters raised by the members that are grave enough to agitate the public mind or avoid public importance. Speaker of Lok Sabha is the chairman of each of the following committee. एक तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और कमेटी ऑफ प्राइवेट मेंबर्स बिल। एक तीन चार, नो, एक और दो, केवल एक और दो, एक और दो रूल कमेटी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसी का होता है सदस्य, मतलब उसी की चेयरमैन होती है या होता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द चेयरमैन ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और रूल्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी और रूल्स कमेटी। और तीसरा और एक है जनरल पर्पस कमेटी भी। Consider the following statement regarding the Law Commission of India. Law Commission of India is neither a constitutional body और ना ही एक स्टेटरी बॉडी है, क्योंकि इसका कहीं पर जिक्र ही नहीं है। यह समय समय पर गठित होता है। इट कैन सुओ मोटो रिव्यू द एग्जिस्टिंग लॉ इन इंडिया और फॉर मेकिंग रिफॉर्म्स, enacting new legislation. It is reconstituted every 5 years and it is recommendation are not binding. इसके रिकमेंडेशन तो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, बात सही है, एक भी सही है, दो भी सही है, बट तीसरा सोच लीजिए 5 साल में कि 4 साल में, हर 5 साल में नहीं भैया, हर 4 साल में या हर 3 साल में। 4 साल 3 साल यही है, 5 साल तो डेफिनेटली नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक ना ही नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर ए स्टेटरी बॉडी, इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एस्टेब्लिश बाय एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के एक ऑर्डर से इसका स्थापना हो जाता है, मतलब गठित हो जाता है। इट मेजर फंक्शन इज टू वर्क फॉर लीगल रिफॉर्म्स। ओरिजिनली इसका स्थापना 1955 में हुआ था, ओरिजिनली फॉर्म इन 1955। द कमीशन इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 3 years, हर 3 साल में इसका गठन होता है। रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग। ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का होना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होना चाहिए, विल बी हेडेड द कमीशन। क्या काम है इसका लॉ कमीशन का? लॉ कमीशन सेल ऑन रेफरेंस मेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर सुओ मोटो भी ले सकता है। अंडरटेक रिसर्च इन लॉ एंड रिव्यू द एग्जिस्टिंग लॉ इन इंडिया फॉर मेकिंग रिफॉर्म्स, enacting new legislation. It's all also undertake studies and research for bringing reforms in justice delivery system, for elimination of the delay in procedure, speedy disposal of cases, reduction in the cost of litigation, etc.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आज बहुत चर्चा में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर can be removed from his office in the same manner and same grounds as the judges of the Supreme Court. The Constitution has prescribed the qualification of the members of the Election Commission. The Constitution has not debarred the retiring election commissioner from any further appointment by the government. तो पहली बात, दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, और तीसरा सही है। अब एक सही है, एक और तीन सही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी responsible for administering responsible for something like a union and state election process in India. भारत और राज्य में जो चुनाव होता है कहाँ से होता है, किसके द्वारा होता है? The body administer election to the Lok Sabha, Rajya Sabha, state legislative assembly in India and offices of the president and vice president in country. Article 324 तो बोलता ही है। It is not concerned with the election to panchayat and municipalities in states. For this Constitution of India provides, इसके लिए तो Constitution of India provides करता है separate state election commission. Election commission shall consist of a chief election commissioner and such member of other election commissioner, if any, as the president may from time to time fix. Presently, it consists a chief election commissioner and other two election commissioner. The chief election commissioner can be removed from his office in the same manner and same ground as the judge of the Supreme Court. The Constitution has not prescribed that qualification, legal, educational, administrative, judicial, कुछ भी नहीं बताता to the members of the election commissioner. Constitution has not specified the term of the members of the election commissioner. ठीक है? The Constitution has not debarred the retiring election commissioner from any further appointment of the government. Election Commission registered political parties for the purpose of the elections and grant them recognition as a national or state parties on the basis of their poll performance, financial backing, number of election contested, cadre strength. पोल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल बैकिंग का तो कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्शन कंटेस्टेड, पोल परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली होगा, नंबर ऑफ इलेक्शन कंटेस्टेड और कार्डर स्ट्रेंथ। एक तीन, केवल एक, ओनली एंड ओनली वन, एक। देखिए, इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन एंड ग्रांट देम रिकॉग्निशन एज ए नेशनल और स्टेट पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। केवल और केवल एक ही आधार है, वो है पोल परफॉर्मेंस। बाकी पैसा कितना है, कितना कैडर है, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। Which of the following schedule of the Constitution gives the constitutional recognition to the existence of the system of the political parties in India? कौन सा शेड्यूल है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करता है? थर्ड शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल। 10th schedule of the Indian Constitution, which embodies anti-defection law, is designed to prevent the evil or the mischief of the political defection motivated by the rule, lure of office, material benefits, have a similar consideration. Since the anti-defection provides clearly mention the existence of the political parties, the members being disqualified on leaving its membership, the 10th schedule recognizes the system of the political parties. Which of the following powers of the Election Commission of India allows symbols the political parties, set limits on the poll expenses, notify the updated list of the registered political parties, deregister inactive political parties? डीरजिस्टर करने का अधिकार है? नहीं है अधिकार। एक और दो और तीन सही है। While Election Commission has the power to register parties under the Representation of People Act 1951, रजिस्टर करने का अधिकार तो दिया ही गया है। It does not have the power to deregister parties that are inactive. एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, दूसरा बार आपको डीरजिस्टर करने का अधिकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन हैज़ द राइट टू अलाउ सिंबल्स टू द पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल बांटा जाता है। It gives the recognition to the national parties, state parties, regional party. It sets limits on the poll expense, कितना खर्च होना चाहिए,
सब निर्धारित करता है। द कमीशन प्रिपेयर इलेक्टोरल रूल्स एंड अपडेट द वोटर लिस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। नोटिफिकेशन ऑफ डेट, शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन और फाइलिंग, नॉमिनेशन कब कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, और इशू बाय द कमीशन। इट इज नॉट वर्थ हियर दैट द इलेक्शन कमीशन कैन नॉट अलॉट same symbol to the two regional political parties even if they are not in the same state। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन कैन नॉट अलॉट सेम सिंबल टू द टू रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इवन इफ दे आर नॉट इन द सेम स्टेट। दो अलग अलग राज्यों में हो फिर भी सेम सिंबल नहीं दे सकता है दो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को। बस लगे रहिए, अगला जिला कलेक्टर तो हम ही हैं और आप भी बन सकते हैं। बस लगातार संघर्ष कीजिए, सुनते रहिए, देखते रहिए वीडियो। थैंक यू।